Hello everyone. In my previous video, I told you about the literary devices used in our first poem, My Mother at 66. And in today's video, we will learn about the literary devices used in our second poem, An Elementary School Classroom in a Slum. So let's get started with our poem, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. In this poem, the poet describes the miserable condition of the children in a school located in a slum. They have no opportunity to enjoy the real blessings of life. So the main theme of this poem is social injustice and class division in the society. तो किन लिटरेरी डिवाइसेस के साथ इस खूबसूरत सी पोम को पोएट ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है, आइए देखते हैं। इस पोम में जो मेन लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो हैं सिमली, रिपीटिशन, इमेजरी, सिंबॉलिज्म, मेटाफर, फन, एक्सेट्रा। तो जो सिमली होती है वो मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी, पिछली वीडियो में भी बताई थी कि सिमली कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। द फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज्ड इन दिस पोम इज सिमली। यहाँ पर देखिए आपको तीन एग्जाम्पल्स मिलेंगे। फर्स्ट इज लाइक रूटलेस वीड्स। तो ये जो फ्रेज़ है आपका ये स्टैंजा 1 से लिया गया है और यहाँ पर जो क्लासरूम के जो वो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं वहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन है कि उनका रूटलेस वीड्स जो यूज़ किया गया है उनके बालों से कंपैरिजन किया गया है कि उन बच्चों के बाल कैसे उनके चेहरे पे पड़े होते हैं जिस तरीके से रूटलेस वीड्स होते हैं। यू विल आस्क मी द मीनिंग ऑफ रूटलेस वीड्स। तो रूटलेस वीड्स क्या होते हैं? वो वाइल्ड प्लांट जो कहीं भी ग्रो हो जाएं जहाँ पे उनकी ज़रूरत ना हो। तो पेल एंड डाइंग यूजलेस प्लांट्स जो होते हैं उनको हम रूटलेस वीड्स बोलते हैं और इनका कंपैरिजन किससे किया गया है? अनटाइडी हेयर से, जो कि उन बच्चों के वाइट पेल फेसेस पे यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। और इसको हम दूसरे तरीके से इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो अनवांटेड सेक्शन जो होता है हमारी सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा जो कोई नहीं चाहता, ये बच्चे उससे बिलोंग करते हैं। ओके, तो रूटलेस वीड्स का मतलब ये भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिमली हुआ क्योंकि यहाँ पे लाइक लगाया गया। सेकेंड जो दे रखा है फ्रेज वो है लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। इट इज़ फ्रॉम स्टैंजा 3। ये बॉटल बिट्स जो होता है, बॉटल बिट्स का मतलब बॉटल के टुकड़े, बॉटल कोई कांच की बॉटल। तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन किया गया है कि किसी एक बच्चे ने स्पेक्टिकल्स लगा रखे थे, आई ग्लासेस। तो उसके जो आई ग्लासेस थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे टूटी हुई बॉटल का कोई टुकड़ा हो और वो स्टोन पे पड़ा हुआ हो। हालांकि उसके जो ग्लास, उसने जो आई ग्लासेस लगा रखे थे वो मैंडेट थे, मतलब उनकी मरम्मत की गई थी, लेकिन फिर भी उसको ऐसे एक्सप्रेस किया गया है कि उनका जो फेस था वो काफ़ी हार्ड फेस उन बच्चों का शो किया गया है क्योंकि वो हमेशा डिप्रेशन में रहते थे। उनके अंदर कोई होप नहीं थी, वो होपलेसनेस हमेशा रहती थी उनके चेहरे पे। तो उनकी आइज़ भी बिल्कुल स्टोनी आइड एक्सप्रेशन उनके फेस पे रहता था। तो हार्ड फेसेस, तो स्टोन से यहाँ कंपैरिजन किया गया और जो उनके स्पेक्टिकल्स हैं वो बॉटल बिट से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। लाइक वर्ड का यूज़ किया गया। अगेन यू कैन डिटेक्ट सिमली। नेक्स्ट लाइन इज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। दिस इज फ्रॉम स्टैंजा 4। कैटाकॉम्स क्या होता है? कैटाकॉम्स होती हैं ग्रेव, अंडरग्राउंड जो चैम्बर जिसे आप कब्र भी कहते हैं उसको बोला जाता है। तो वहाँ पे क्लासरूम में जो मैप लगाया गया था तो वो मैप एक तरीके से उन बच्चों के लिए विंडो का काम कर रहा था, लेकिन वो मैप उनके लिए यूज़लेस था क्योंकि वो बच्चे स्लम एरिया में रहते थे, वो कभी वहाँ से बाहर नहीं निकले थे, उनके फ्यूचर का कुछ नहीं पता था। तो जब तक उनके लिए कुछ ना किया जाए तब तक वो मैप उनके लिए कोई मायने नहीं रखता।
और विंडो जो थी उनके लिए वो जो मैप विंडो का काम कर रहा था, तो वो एक तरीके से विंडो हमेशा बंद ही रहती थी। और उनकी विंडो अगर खुलती भी थी तो वो कहाँ खुलती थी? उनकी फॉगी स्ट्रीट्स में, जिस स्लम एरिया में वो रहते थे। तो वहाँ तो उनका फ्यूचर कोई ब्राइट था ही नहीं, सब अंधकार में ही था, सब फॉगी था। तो उनकी जो ज़िंदगी वो लोग जो जी रहे थे उस स्लम एरिया में, उन फॉगी स्ट्रीट्स में जो जी रहे थे, वो एक ऐसा मानो कि जैसे कब्र में वो रह रहे हों, वो कभी बाहर निकल ही नहीं सकते वो उस जगह से। तो इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ किया गया, इसका कंपैरिजन किया गया है। और तीनों इन लाइन्स में आप देखेंगे लाइक का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर सिमली है। नेक्स्ट इज रिपीटिशन। रिपीटिशन जब कोई वर्ड बार बार आता है, देखिए फर्स्ट है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। ये जो लाइन है आपकी स्टेंजा 1 में है और ये ओपनिंग लाइन है आपकी पोम की। तो देखिए यहाँ पर फार फार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर रिपीटिशन है। सेकेंड फार फार फ्रॉम रिवर्स, तो ये जो फ्रेज है ये आपके स्टेंजा 2 से लिया गया है, स्टेंजा 2 की लास्ट लाइन है। तो यहाँ भी फार फार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इज ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। दिस लाइन इज फ्रॉम स्टेंजा 4। यहाँ पे देखिए ब्रेक आपका 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार आया है। तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे किस लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, रिपीटिशन का। ओके, लेट्स फाइंड अलिट्रेशन इन दिस फ्रेजेस। अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन होता है कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर या उसकी साउंड जब कोई रिपीट हो रही हो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी फ्रेज में, तो वो अलिट्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए यहाँ पर, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। दिस फ्रेज इज फ्रॉम स्टेंजा 3। तो यहाँ पर श्योरली का एस और शेक्सपियर का एस, देखिए एस मतलब रिपीट हुआ है यहाँ पर, तो ये अलिट्रेशन है। नेक्स्ट इज फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, अगेन फ्रॉम स्टेंजा 3। फ्रॉम का एफ, फॉग का एफ, एफ इज रिपीटेड। नेक्स्ट इज शिप्स एंड सन, फ्रॉम स्टेंजा 3, एस एस। नेक्स्ट स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, फ्रॉम स्टेंजा 3, स्पेक्टिकल्स का एस, स्टील का एस। नेक्स्ट इज बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, अगेन फ्रॉम स्टेंजा 3, बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, बी बी। And the last one is lives like catacombs. This is from stanza 4. तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? lives का L और like का L. तो L यहाँ पर repeat हुआ है. So alliteration is found here. Now let's talk about pun. What is pun? Pun is a figure of speech that involves phrases that might suggest more than one meaning. तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका दे रखा है वर्ड, वो दे रखा है रिसाइटिंग, जो कि स्टेंजा 1 से है। रिसाइटिंग कुछ याद करना। तो एक बच्चा है जो कि कुछ याद कर रहा है, अपना लेसन याद कर रहा है। तो यहाँ पर रिसाइटिंग अगर हम इसका देखें लिटरल मीनिंग तो यही निकलेगा, द बॉय इज रिसाइटिंग हिज लेसन। बट द फिगरेटिव मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज दैट ही इज रिसाइटिंग हिज फादर्स डिसीज ऑफ ट्विस्टेड बोन्स एंड डिफॉर्मिटी which has been passed down through generation. कि बच्चा केवल अपना लेसन ही याद नहीं कर रहा है, उसका मीनिंग तो बल्कि ये निकल रहा है कि वो जो बीमारी उसको जनरेशन के थ्रू से मिली है, ट्विस्टेड बोन्स की और डिफॉर्मिटी की, वो उस चीज़ को लेके परेशान है, उसको वो सोच रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सार क्रीम। ये स्टेंजा 2 से लिया गया है। सार क्रीम जो कि ऑफ वाइट कलर होता है, जो कि उन बच्चों के जो क्लासरूम है उनकी दीवारों का जो कलर है वो ऑफ वाइट है। ऑफ वाइट हुआ करता था इनफैक्ट, और अभी जो है वो डर्टी येलो हो चुका है। तो वहाँ की जो दीवारें हैं वो नेग्लेक्टेड हैं, काफ़ी डिकेइंग है, नष्ट मतलब ख़राब सी हो चुकी हैं, और उनका कलर कैसा डर्टी येलो सा हो चुका है। तो यहाँ पे लिटरेरी मीनिंग तो यही निकला, लेकिन फिगरेटिव मीनिंग क्या निकलेगा? अ डिस्मल प्लेस, एक ऐसा गंदा सा प्लेस वेयर ऑल ड्रीम्स वुड टर्न सार। ओके, कि उन बच्चों के जो ड्रीम्स थे
वो कहीं भी उनको फ्यूचर अपना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे कि उनको अपने लिए आगे कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर सार क्रीम का जो वर्ड यूज़ हुआ है ये इसीलिए यूज़ हुआ है कि जैसे दीवारों का कलर गंदा सा हो गया, ऐसे ही उनके सपनों में भी अब कुछ नहीं बचा है डिसअपॉइंटमेंट के अलावा, डिप्रेशन के अलावा उन स्लम चिल्ड्रन के बीच में। तो वही सब कुछ है। नेक्स्ट इज लेड स्काई। लेड स्काई, स्काई पॉल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, कि बच्चे जहाँ पर रह रहे थे, वो जो एक स्लम एरिया में रह रहे थे, वहाँ पर फॉगी स्ट्रीट हुआ करती थी, नैरो काफ़ी हुआ करते थे वहाँ पे, जो स्ट्रीट थी सारी नैरो थी काफ़ी। तो जो लेड स्काई का मतलब है यहाँ पे, तो स्काई जो है वो धुएं से कह लो या धुंध से कह लो, वो भरा हुआ है, कोई क्लियर स्काई नहीं है वहाँ पर। तो ये लिटरल मीनिंग हुआ। फिगरेटिव मीनिंग क्या हुआ? अ स्काई दैट डज नॉट ओपन अपॉर्चुनिटीज बट ब्लॉक ऑल द थिंग्स फॉर स्लम चिल्ड्रन, कि उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि उनके लिए सारी सब चीज़ें ब्लॉक हो रखी हैं, आगे उनका कोई फ्यूचर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो उन्हीं नैरो स्ट्रीट्स में बेचारे बंद होकर रह गए हैं, और अगर वो ऊपर सर उठा के देखते हैं तो उन्हें स्काई में कुछ नज़र नहीं आता, उन्हें आगे अपना फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आता। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पन डिवाइस का यूज़ किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्बोलिज्म एंड इमेजरी। व्हाट इज सिम्बोलिज्म? Symbolism is something that expresses a hidden meaning in words and it appeals to our intellect. And imagery appeals to the five senses and it creates mental images in the reader's mind. तो ये दोनों लगभग साथ साथ ही चलती हैं, इसलिए दोनों को हमने साथ लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो आपका फ्रेज दे रखा है वो है स्क्वारल्स गेम, जो कि फर्स्ट स्टैंजा से लिया गया है। स्क्वायरल्स गेम, इसमें एक बच्चा क्लासरूम में पीछे बैठा हुआ है और एक स्क्वायरल को देख रहा है। वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि एक स्क्वायरल जो है वो ट्री में अपनी छोटी सी जगह बनाकर वहाँ पर खेल रही है। तो वो भी ऐसा सोच रहा है कि काश उसके पास भी ऐसी एक छोटा सा कोई कमरा प्यारा सा हो और उसमें वो अपना खेल सके। मतलब इस क्लासरूम से बाहर निकल कर, इस डल क्लासरूम से बाहर निकल के वो भी कहीं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। Next is civilized dome riding all cities. Civilized dome, civilized सभ्य, progressed, और डोम होते हैं गुंबद के लिए कहते हैं। राइडिंग ऑल सिटीज़, की हर सिटी में कोई ना कोई गुंबद, जैसे वहाँ पर जो मैप लगाया गया है उस क्लासरूम में, तो वहाँ पे मैप में ये शो किया गया है डोम। ओके, तो इसका मतलब निकलता है कि सिटीज़ दैट शो सिविलाइजेशन, प्रोग्रेस एंड मार्वलस आर्किटेक्चर। तो ये सब चीज़ें उन बच्चों के लिए तो है नहीं, तो वो मैप को वहाँ पे लगाने का क्या फ़ायदा। नेक्स्ट इज ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मैप का मतलब है कि उस मैप को किसने बनाया है, किसी ने किस तरीके से ड्रॉ किया है, उसको ओपन हैंडेडली करा है, जैसा दिल में आया वैसा कर दिया, वैसा खींच दिया उसको। तो अ मैप दैट इज ड्रॉन बाय पावरफुल पीपल लाइक हिटलर, तो उन्होंने अपनी मतलब से वहाँ पे चीज़ें उसमें दिखाई हैं मैप में, उन स्लम वाले बच्चों के लिए नहीं दिखाई हैं। नेक्स्ट इज फॉग। फॉग का मीनिंग क्या होता है? अनक्लियर होता है। एज वी कांट सी थिंग्स इन द फॉग, इन द सेम वे द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन इज इन डार्क। तो फॉग यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज शिप्स एंड सन। शिप्स एंड सन ये आपका स्टैंजा 3 से लिया गया है। ये शिप्स एंड सन जो हैं वो मैप पर ड्रॉ किए गए हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शिप्स कहीं ना कहीं किसी ब्यूटीफुल लैंड पे लेके जाते हैं और सन हमारा अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ होता है। तो ब्यूटीफुल लैंड्स और वो अपॉर्चुनिटीज़, इन बच्चों के लिए क्या फ़ायदा अगर इनके लिए कोई कुछ नहीं करता, इनको बाहर नहीं निकाल सकता, तो उस मैप में उन सब चीज़ों को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज स्लैग हीप्स। स्लैग हीप्स का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि बहुत टॉक्सिक होता है और उसका ढेर लगा दिया जाए। तो उसी तरीके से वो जो बच्चे हैं स्लम एरिया के, वो बहुत ही ज़्यादा मेलनरिश्ड उनकी बॉडीज़ हैं, उनको खाना अच्छे से नहीं मिलता, बहुत वीक हैं, बीमारियों से भरे हुए हैं, एक्सट्रीमली स्टार्व्ड हैं। तो वो जब क्लास में बैठते हैं तो फिजिकली इतने वीक हैं वो, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई स्लैग हीप, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट का कोई ढेर लगा हुआ है। नेक्स्ट इज विंडोज़
विंडोज़ आपके स्टैंजा 4 में है। विंडोज़ का मतलब है कि जो क्लासरूम की जो विंडो है वो कहीं बाहर अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं खुलती हैं वाइड वर्ल्ड में हमारे। दे शो ओनली फॉग कवर्ड स्लम्स, मतलब जहाँ कहीं भी देखो तो उस एरिया में फॉग ही फॉग है, कहीं क्लियर स्काई नहीं है। तो अगर बच्चों को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो इन विंडोज़ को तोड़ के बाहर निकल सके, तो ये विंडोज़ उनके लिए हमेशा बंद ही रहेंगी, तो वो हमेशा मिजरी में ही रहेंगे, लाइफ उनकी मिजरेबल ही रहेगी, होपलेसनेस में ही जिएंगे वो, जैसे कि उन्हें कब्र में दफन कर दिया गया हो। नेक्स्ट इज ग्रीन फील्ड्स, गोल्ड सैंड्स। ये अलग अलग दोनों फ्रेज हैं। ग्रीन फील्ड और ग्रीन फील्ड्स एंड गोल्ड सैंड्स जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रीन फील्ड का मतलब होता है नेचर और गोल्ड सैंड का मतलब होता है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। कि अगर इन बच्चों को नेचर में, खुले नेचर में, क्लियर स्काई के नीचे नहीं भेजा जाएगा या उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएंगी तो वो तो यहीं पे बेचारे अपना दम तोड़ देंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक उनके लिए कुछ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज वाइट एंड ग्रीन लीव्स। इसका मतलब है, वाइट लीव्स का मतलब होता है वाइट लीव्स ऑफ द बुक्स, मतलब वाइट पेजेस ऑफ द बुक्स, मतलब नॉलेज कह लीजिए। और ग्रीन लीव्स का मतलब नेचर से ही होता है। तो जो हमारी नॉलेज है और जो नेचर है वो इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन बच्चों की लाइफ में, उनकी ग्रोथ में, बिकॉज दे विल बी फ्री टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, दे विल हैव नो वरीज। सो इन दिस वे दे कैन डू वेल इन देयर स्टडीज आल्सो, अगर उनको बाहर निकलने का मौका दिया जाए। नेक्स्ट इज रन एज्योर। एज्योर होता है ब्राइट ब्लू कलर, स्काई का जैसे ब्लू कलर होता है बिल्कुल क्लियर विदाउट एनी क्लाउड्स होते हैं जब, तो उसको एज्योर बोला जाता है। तो उन बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि वो बाहर निकल सकें, वो एक्सपीरियंस कर सकें नेचर के रिच कलर्स को, उस क्लियर स्काई के नीचे वो ज़िंदगी अपनी जी सकें। स्टैंजा 4 से था ये। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सन। दिस इज फ्रॉम स्टैंजा 4। सन जो है वो सिंबल होता है एनलाइटनमेंट का, इक्वल ब्लेसिंग का। सन जो है सबके लिए बराबर है, इक्वलिटी का वो सिंबल है सन। तो सन अगर वो सबके लिए जब ब्लेसिंग है सभी के लिए, तो इन बच्चों के लिए क्यों नहीं है? तो उन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी सन के नीचे आके, खुली हवा में आके, खुले वातावरण में आके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें वो, क्योंकि हिस्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु आर फ्री टू एंजॉय एवरीथिंग अंडर द सन। ओके, ये आपकी पोम की लास्ट लाइन है और इसका मीनिंग भी यही निकलता है कि हिस्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु आर फ्री टू एंजॉय एवरीथिंग अंडर द सन। अब हम बात करेंगे मेटाफर की। मेटाफर जिसमें कि दो अनलाइक थिंग्स का कंपैरिजन किया जाता है और जिसमें लाइक और एज यूज़ नहीं किया जाता। तो पहला एक्सप्रेशन है इसमें, पेपर सीमिंग बॉय। इन दैट क्लासरूम देयर वॉज ए बॉय हु लुक्स लाइक पेपर। उसको हम पेपर की तरह वहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है। तो वो पेपर की तरह क्यों लग रहा था एक बच्चा? चूँकि वो उसकी बॉडी काफ़ी ही मैल नरिश्ड थी, वो बहुत थिन था, उसको खाना ठीक से नहीं मिलता था, वीक था वो काफ़ी। तो वो बिल्कुल एक इतना थिन था जैसे कि एक पेपर होता है। तो कंपैरिजन किया जा रहा है लेकिन लाइक और एस का यूज़ नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट इज रैट्स आइज। रैट्स आइज चूहे की आँख की तरह। तो उनमें से एक बच्चा ऐसा था कि जिसकी आंखें बिल्कुल रैट जैसी थीं। हिज आइज आर टिमिड एंड सर्चिंग फॉर फूड एंड सिक्योरिटी लाइक द आइज ऑफ ए रैट। तो जिस तरीके से एक चूहे की आंख भोजन के लिए ढूंढती है, भोजन को ढूंढती है और सिक्योरिटी ढूंढती है और कहीं ना कहीं उसे डर भी होता है अंदर, तो वही सब कुछ एक वो बच्चे की आंखों में दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट इज गस्टी वेव्स। उन बच्चों को ये कहा गया था कि वो गस्टी वेव्स से काफ़ी दूर है, उनका बचपन गस्टी वेव्स की तरह नहीं है, क्योंकि गस्टी वेव्स जो होती हैं वो एनर्जेटिक होती हैं, काफ़ी फॉरवर्ड मूविंग होती हैं
हमारा चाइल्डहुड भी ऐसे ही होता है, फुल ऑफ एक्टिविटी होता है, एडवेंचर होता है, फुल ऑफ फ्रीडम होता है, लेकिन ये बच्चे उन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं क्योंकि वो बहुत वीक हैं, वो इल रहते हैं, उनकी बॉडीज इतनी स्ट्रांग नहीं है जैसे गस्टी वेव्स की होती हैं, तो उनसे बहुत दूर हैं और ये एक्सप्रेशन आपके स्टेंजा 1 से ही लिया गया है। नेक्स्ट इज देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग, कि उनका फ्यूचर पेंट किया गया है एक फॉग की तरह, फॉग से पेंट किया गया उनका फ्यूचर, तो उनका फ्यूचर ऐसा है जैसे फॉग से भरा हुआ हो। अगेन कंपैरिजन इज देयर। तो फॉग किस लिए होता है? फॉग जैसे अनक्लियर है कोई भी चीज़, तो इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो डार्क है, जस्ट लाइक फॉग। तो वो कैसा जीवन जीते थे? फॉगी मॉर्निंग्स टिल मिजरेबल नाइट्स। तो यहाँ पर फॉग इसलिए यूज़ किया गया है कि उनका फ्यूचर से कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट इज अ लेड स्काई। अ लेड स्काई का मीनिंग क्या है कि लेड स्काई जो कि डल हो, क्लियर स्काई ना हो, डलनेस हो, डेस्पेयर हो, तो उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहीं भी नहीं है। तो लेड स्काई डज नॉट ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट इज एंडलेस नाइट। एंडलेस नाइट कि उनकी रातें कभी ख़त्म ही नहीं होती, उनको कभी आगे सवेरा दिखाई नहीं देता, उनको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं देता। तो वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं? जैसे कि उनकी ज़िंदगी एंडलेस नाइट हो। स्टेंजा 3 से लिया गया था एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, कि उनकी स्किन ऐसी है, उनकी बॉडी ऐसी है कि जैसे वो बोन्स उनके बाहर दिखाई दे रहे हों। मतलब उनकी जो बॉडी है वो इतनी वीक है, इतनी मेल नरिश्ड है कि उसमें से बोन्स निकलती हुई दिखाई देती हों, ऐसा लगता है। नेक्स्ट इज टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल्स जैसे चूहे रहते हैं अपने क्रैम्प्ड होल्स में, छोटे से बिल में रहते हैं, तो उसी तरीके से इन बच्चों का भी जीवन है जो कि उसी स्लम एरिया में, उसी गंदगी वाली जगह में रहते हैं, छोटे छोटे से कमरों में, कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये क्रैम्प्ड होल से वहाँ पे इनका कंपैरिजन किया गया स्टेंजा 3 से। नेक्स्ट इज ऑन देयर स्लैग हीप। स्लैग हीप जैसे पहले बताया था कि स्लैग क्या होता है? वेस्ट के लिए कहा जाता है, और हीप होता है ढेर, कि वेस्ट का जैसे ढेर लगा दिया गया हो। तो वो स्लम एरिया में जो रहते हैं तो वो बिल्कुल एक ढेर की तरह, एक वेस्ट ढेर की तरह वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। नेक्स्ट, लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। स्टेंजा 4 से है ये, और इसका मीनिंग होता है कि रन नेकेड इनटू बुक्स। एक्सप्रेशन है ये अपने आप में कि अगर वो नॉलेज को एक्सप्लोर करें, उनको ऐसा मौका मिले कि वो फर्स्ट हैंड नॉलेज को एक्सप्लोर करें और वो उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जैसे कि और बच्चों को मिलती है, तो दे कैन स्प्रेड द लाइट एंड अवेयरनेस टू ऑल। तो वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी, वो सभी में अपनी नॉलेज को फैला सकते हैं अगर उनको मौका मिले अच्छे से पढ़ाई करने का, उन्हें नॉलेज अच्छे से दी जाए तो। नेक्स्ट इज हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज को यहाँ पे इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है सन से, और सन जो है इक्वलिटी का प्रतीक होता है, सिंबल होता है, और सन को यहाँ पे हम मेटाफर फ्रीडम के लिए भी मान सकते हैं कि सन इज़ अ मेटाफर फॉर फ्रीडम एज अपोज्ड टू द फॉग, कि वो फॉग में रह रहे थे, स्लम एरिया सारा फॉग में दिखाया गया है, तो वो कह रहे हैं कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनका फ्यूचर इतना ब्राइट हो कि अंडर द सन आके वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। बिकॉज हिस्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु आर एबल टू स्पीक, थिंक एंड बी एज रेडिएंट एज द सन। मतलब हिस्ट्री वही क्रिएट कर पाएंगे जिनमें सूरज सी वार्मथ हो, स्ट्रेंथ हो, जो बोलने लायक हो, सोचने लायक हो, और जिस तरीके से सूरज चमक देता है अपनी, ऐसे ही वो बच्चे दे सके, उनकी लैंग्वेज जो है वो भी वैसी बन सके। तो यहाँ कंपैरिजन दिया गया था उनकी लैंग्वेज और सन के बीच में। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज रिटन इन फ्री वर्स. It has no rhyming scheme. Free verse is also called as blank verse. You must go through the playlist that is especially created for the literary devices used in other poems of your syllabus. The link of that playlist is given in the description box.
If you want more videos like this, please don't forget to subscribe my channel and share my videos as much as you can. So that's all about this video. If you have any doubt, feel free to write in the comment box and hit the like button if you like my video, and stay tuned for more upcoming videos.